सभी को नमस्कार। निर्माण क्लासेज के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का स्वागत है। मैं पीके यादव। निर्माण क्लासेज का जो ऑनलाइन पोर्टल है या यूट्यूब चैनल है या फेसबुक पेज है, इन पर हम पॉलिटिकल साइंस के बारे में चर्चा करते रहते हैं। पॉलिटिकल साइंस की काफ़ी क्लासें मैंने मेरे यूट्यूब चैनल निर्माण क्लासेज पर डाल भी रखी है। पॉलिटिकल साइंस की जो क्लासें हैं ये नेट जेआरएफ, स्कूल व्याख्याता, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी आदि एग्जामों के लिए, आईएएस आदि एग्जामों के लिए विशेष उपयोगी ये क्लासें हैं। आज भी हम एक छोटी सी क्लास पर चर्चा करेंगे और ये हीगल पर चर्चा होगी। पाश्चात्य विचारक हीगल पर चर्चा करेंगे। और ये जो क्लास है, जो मेरा निर्माण क्लासेज ऐप पर जो नेट जेआरएफ का बैच चल रहा है, उसी से एक क्लास है। और निर्माण क्लासेज ऐप पर एक तो नेट जेआरएफ का बैच चल रहा है पॉलिटिकल साइंस के लिए, और साथ ही स्कूल व्याख्याता आरपीएससी या फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी का भी बैच चल रहा है। तो दो बैच चल रहे हैं निर्माण क्लासेज ऐप पर, दोनों पॉलिटिकल साइंस के लिए हैं, ओनली पॉलिटिकल साइंस के लिए हैं। तो आप में भी कोई पॉलिटिकल साइंस से स्कूल व्याख्याता या नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहा है, नेट जेआरएफ जिसको दिसंबर में देना है, यानी दिसंबर के अकॉर्डिंग बैच चल रहा है और दिसंबर में आपको देना है, और आपकी इच्छा है कि दिसंबर में फर्स्ट अटैम्प्ट में आपका नेट जेआरएफ क्लियर हो जाए और आपको एक अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिल जाए, क्योंकि आपको पता है जेआरएफ क्लियर होने पर 25 लाख के आसपास की छात्रवृत्ति मिलती है। और आप भी पॉलिटिकल साइंस से तैयारी कर रहे हैं तो आप निर्माण क्लासेज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ स्कूल व्याख्याता और नेट जेआरएफ का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हम हीगल पर चर्चा करते हैं। ज़्यादा समय आपका नहीं लेते हुए आप ये क्लास देख लीजिए, हीगल देखिए। और ये जो क्लास है, जो नेट जेआरएफ का बैच चल रहा है, उसी की जो नेट जेआरएफ का लाइव बैच चल रहा है, उसी से ये क्लास आपको दी जा रही है। ये यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर अपलोड की जा रही है। तो अब शुरू करते हैं हमारी क्लास। तो फ्रेडरिक हीगल की हम बात करते हैं, और फ्रेडरिक हीगल के जीवन परिचय से शुरुआत करते हैं, क्योंकि किसी भी थिंकर्स को समझना है, सबसे पहले उसके जीवन को समझना होता है। उसका जीवन किन परिस्थितियों में बीता, क्या क्या उसने किया, तब जाके एक थिंकर्स के लिए हमारी पृष्ठभूमि तैयार होती है और थिंकर्स हमें समझ में आता है। फ्रेडरिक हीगल के जीवन परिचय से शुरुआत कर लेते हैं। जीवन परिचय, और जीवन परिचय की हम बात करें, इनके जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था 1770 में हुआ था, और विंटमबर्ग पश्चिमी जर्मनी में इनका, दक्षिण जर्मनी में इनका जन्म हुआ। वर्टमबर्ग, और ये वर्टमबर्ग जो है ये दक्षिणी जर्मनी में है, यहाँ इनका जन्म हुआ। वर्टमबर्ग दक्षिणी जर्मनी में इनका जन्म होता है। और हीगल की हम बात करें तो हीगल जर्मनी का प्रसिद्ध आदर्शवादी विचारक था। तो हीगल जर्मनी का प्रसिद्ध आदर्शवादी विचारक था। कैसा विचारक था? आदर्शवादी विचारक था। और इनको आदर्शवाद का पोप भी कहा जाता है। तो हीगल को आदर्शवाद का पोप कहा जाता है। तो ये भी याद रखने लायक बात है, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से कि हीगल प्रसिद्ध आदर्शवादी विचारक था जर्मनी का, और इनको आदर्शवाद का पोप कहा जाता है। एक ध्यान रखें एक बात कि हीगल लिखें हम या हेगेल लिखें तो एक ही व्यक्ति है, या कंफ्यूज नहीं होना है। हेगेल कहें हम या हीगल कहें, एक ही व्यक्ति है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है हेगेल,
HEGEL, तो इसको हीगल भी बोल देते हैं, इसको हेगेल भी बोल देते हैं, तो एक ही व्यक्ति है, या कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जब हेगल अपनी युवा अवस्था में थे तो इनका जो युवा अवस्था था ये फ्रांसीसी क्रांति के दौर में बीता था, और फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव इन पर दिखाई भी पड़ता है। और ये इन्होंने इनकी जो सहानुभूति थी वो फ्रांसीसी क्रांति के प्रति गहरी सहानुभूति थी। तो युवा अवस्था में जब ये थे तो इनका जो युवा अवस्था है ये फ्रांसीसी क्रांति के दौर में बीता था, फ्रांसीसी क्रांति के दौर में बीता था, और फ्रांसीसी क्रांति के प्रति इनकी गहरी सहानुभूति भी थी। फ्रांसीसी क्रांति के प्रति इनकी गहरी सहानुभूति थी, और एक गहरी सहानुभूति इसलिए थी क्योंकि ये मानते थे कि जो फ्रांसीसी क्रांति है ये मानव अधिकारों और विवेक पर आधारित है। फ्रांसीसी क्रांति विवेक और मानव अधिकार पर आधारित है, ऐसा इनका मानना था, और इसी कारण इनकी फ्रांसीसी क्रांति के प्रति गहरी सहानुभूति थी। क्यों थी? क्योंकि इनका मानना था कि फ्रांसीसी क्रांति विवेक व मानव अधिकारों पर आधारित है। विवेक मानवाधिकारों पर आधारित है, इसलिए इनकी फ्रांसीसी क्रांति के प्रति गहरी सहानुभूति थी। लेकिन जीवन में बाद में ये फ्रांसीसी क्रांति की आलोचना भी करते हैं। तो प्रारंभ में इनकी गहरी सहानुभूति थी, लेकिन बाद में इन्होंने फ्रांसीसी क्रांति का आलोचना भी की है, फ्रांसीसी क्रांति के विरुद्ध भी ये हुए थे। और इन्होंने फ्रांसीसी क्रांति को शानदार मानसिक सुबह कहा है। क्वेश्चन पूछे जाने लायक है कि हीगल ने फ्रांसीसी क्रांति को क्या कहा। तो हीगल ने फ्रांसीसी क्रांति को शानदार मानसिक सुबह कहा है। शानदार मानसिक सुबह कहा है फ्रांसीसी क्रांति को, ये भी ध्यान रखने की बात है। हीगल कुशाग्र बुद्धि के थे, और कुशाग्र बुद्धि के होने के कारण ही ये एक तो हिडेनबर्ग विश्वविद्यालय में और दूसरी बर्लिन विश्वविद्यालय में, ये दो विश्वविद्यालय हैं जहां दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर भी रहे थे। तो एक तो हिडेनबर्ग विश्वविद्यालय में और हिडेनबर्ग विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर रहे, और इसके अलावा ये बर्लिन विश्वविद्यालय में भी दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर रहे थे। और जब ये हिडेनबर्ग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए थे, तब इन्होंने अपनी रचना एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फिलोसॉफिकल साइंस की रचना की थी। तो हिडेनबर्ग विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर पद पर रहते हुए इन्होंने अपनी रचना लिखी, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंसेज। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंसेज, इन्होंने ये ग्रंथ था, ये हिडेनबर्ग विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर पद पर रहते हुए इस ग्रंथ की रचना की थी। इसके अलावा ये बर्लिन विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर तो थे ही थे, साथ ही साथ दर्शन शास्त्र के विभागाध्यक्ष भी ये रहे थे। बर्लिन विश्वविद्यालय में हीगल दर्शन शास्त्र के विभागाध्यक्ष भी रहे थे। और इन पे अपनी युगीन परिस्थितियों का गहरा प्रभाव हमें दिखाई पड़ता है। और
इनके समय जो जर्मनी का विभाजन हो चुका था, जर्मनी में फूट थी, जर्मनी का विभाजन था, जर्मनी में एकीकरण नहीं था। बाद में जर्मनी का एकीकरण भी होता है, तो इसका प्रभाव भी इन पे हमें दिखाई पड़ता है। साथ ही ये राष्ट्रवादी भावनाओं से ओतप्रोत थे, और राष्ट्रवादी भावनाओं से ओतप्रोत होने के कारण ही इन्होंने जर्मनी के एकीकरण पर अत्यधिक बल दिया था। राष्ट्रवादी भावनाओं से ये ओतप्रोत थे, राष्ट्रवादी भावनाओं से ओतप्रोत थे, और जर्मनी के एकीकरण का प्रभाव भी हमें इन पर दिखता है। एकीकरण का प्रभाव भी हमें इन पर दिखाई पड़ता है। इसके अलावा हीगल ने प्रत्येक विषय को तर्क के आधार पर समझने का प्रयास किया है। ये भी ध्यान रखने लायक बात है, एग्जाम में पूछे जाने वाली बात है। तो हीगल ने प्रत्येक विषय को तर्क के आधार पर, तर्क या विवेक के आधार पर समझने का प्रयास किया है। तो हीगल ने प्रत्येक विषय को किस आधार पर समझने का प्रयास किया है? तर्क के आधार पर या विवेक के आधार पर भी हम कह सकते हैं, तर्क या विवेक के आधार पर भी कह सकते हैं। सीधा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि प्रत्येक विषय को किस आधार पर समझा है? हीगल ने तर्क या विवेक के आधार पर समझा है, तर्क या विवेक के आधार पर समझा है। और इन्होंने विवेक और ज्ञान पर अत्यधिक महत्व दिया है, या विवेक और ज्ञान को बहुत ज़्यादा महत्व प्रदान किया है। तो हीगल ने विवेक व ज्ञान को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है, और 1831 में हैजे से हीगल की मृत्यु हो जाती है। तो 1831 में हैजे से हीगल की हो जाती है मृत्यु। तो 1770 से लेकर 1831 ईस्वी तक इनका जीवन काल रहा। 1770 में जर्मनी के वर्टमबर्ग में जन्म हुआ, दक्षिण जर्मनी के, और हैजे से मृत्यु इनकी 1831 में हुई, और इनकी जो मृत्यु हुई थी ये बर्लिन में हुई थी। बर्लिन में इनकी मृत्यु हैजे से 1831 में हो जाती है। ठीक है, तो ये इनका जीवन काल हो गया। अब जीवन काल के बाद में इनकी कुछ रचनाओं पर बात कर लें। रचनाएं, हेगेल की रचनाएं। तो हेगेल की प्रमुख रचनाओं पर हम बात करें तो इनकी एक रचना है द फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट। इनकी पहली जो रचना है वो है द फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, और ये जो रचना है 1807 की रचना है। द फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, और 1807 की ये रचना है, 1807 की रचना है। और इस रचना की जो प्रमुख विशेषता है वो ये है कि इस रचना में हीगल ने आत्मा और मन की गति को बताया है। इस रचना में हीगल ने आत्मा व मन की गति को बताया है। आत्मा और मन की गति को इस रचना में बताया है, और ये आत्मा और मन की जो गति है ये परम ज्ञान की ओर बढ़ती है। ये आत्मा और जो मन की गति है किस ओर बढ़ती है? परम ज्ञान की ओर बढ़ती है, या सर्वोच्च ज्ञान या अंतिम सत्य, सर्वोच्च ज्ञान या परम ज्ञान की ओर बढ़ती है। तो एक ऐसी रचना जिसमें हीगल ने आत्मा और मन की गति को बताया है, और ये आत्मा और मन की गति
कहाँ बढ़ती है? परम ज्ञान की ओर बढ़ती है, अर्थात सर्वोच्च ज्ञान या अंतिम ज्ञान की ओर बढ़ती है। बाकी की जो रचनाएं हैं हीगल की, उन बाकी की रचनाओं में इन्होंने इतिहास का विकास और गति बताई है। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि एकमात्र रचना जिसमें आत्मा और मन की गति हीगल ने बताई है तो कौन सी हो जाएगी? द फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट हो जाएगी। बाकी की रचनाओं में इन्होंने क्या बताया है? इतिहास की गति व विकास, इतिहास की गति व विकास को बताया है बाकी की रचनाओं में। और इतिहास की गति और विकास से स्वतंत्रता की ओर बढ़ता है। ये किस ओर बढ़ता है? स्वतंत्रता की ओर बढ़ता है। तो बाकी की रचनाओं में इतिहास का विकास और गति बताया गया है जो स्वतंत्रता की ओर बढ़ता है। तो पहली रचना इनकी हो गई द फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, और इसके संबंध में याद क्या रखना है? इसमें आत्मा और मन की गति को बताया है जो परम ज्ञान की ओर बढ़ती है। बाकी की रचनाओं में ऐसा नहीं बताया गया है, बल्कि बाकी की रचनाओं में तो इतिहास का विकास और गति बताया गया है जो स्वतंत्रता की ओर बढ़ता है। एक रचना है इनकी एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंस। एक रचना है इनकी एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंस। साइंसेज। और इस रचना को इन्होंने हिडेलबर्ग विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर पद पर रहते हुए लिखा था। अगली इनकी जो रचना है वो है साइंस ऑफ लॉजिक। साइंस ऑफ लॉजिक एक रचना इनकी है, साइंस ऑफ लॉजिक। तीसरी रचना, चौथी रचना की हम बात करें तो चौथी रचना है इनकी द फिलोसॉफी ऑफ राइट। चौथी रचना द फिलोसॉफी ऑफ राइट। द फिलोसॉफी ऑफ राइट। और इस रचना की बात करें तो इस रचना में हीगल का राजनीतिक चिंतन मिलता है। तो एक क्वेश्चन सीधा ही बन सकता है कि किस रचना में हीगल का राजनीतिक चिंतन मिलता है? किस रचना में हीगल का राजनीतिक चिंतन मिलता है? तो द फिलोसॉफी ऑफ राइट में हीगल का राजनीतिक चिंतन मिलता है। और इस पुस्तक में जो हीगल ने बताया है वो कानून के बारे में बताया है, कानून के अलावा राजनीति के बारे में बताया है और नैतिकता के बारे में बताया गया है, नैतिकता संबंधी विचार। इस पुस्तक में हीगल के कानून संबंधी विचार मिलते हैं, राजनीति संबंधी विचार मिलते हैं और नैतिकता संबंधी विचार मिलते हैं। तो ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसमें कानूनी, राजनीति और नैतिकता संबंधी विचार मिलते हैं? तो वो है द फिलोसॉफी ऑफ राइट। द फिलोसॉफी ऑफ राइट। इसके अलावा इस पुस्तक में हीगल ने नागरिक समाज और राज्य के अंदर भेद किया है। नागरिक समाज व राज्य में क्या भेद होता है वो भेद भी बताया है। नागरिक समाज व राज्य में अंतर किया है। तो द फिलोसफी ऑफ राइट ऐसे पुस्तक है जिसमें हीगल ने नागरिक समाज और राज्य के बीच अंतर स्पष्ट किया है और राज्य को इन्होंने नैतिक सत्ता माना है। राज्य को नैतिक सत्ता माना है। तो हीगल था एक आदर्शवादी विचारक है और आदर्शवादी जितने भी विचारक हैं वो सब के सब राज्य को नैतिक सत्ता मानते हैं। तो हीगल भी फिर कहाँ उनसे अलग जाता? हीगल ने भी राज्य को क्या माना? नैतिक सत्ता माना है, क्योंकि हीगल भी क्या है? एक आदर्शवादी विचारक है। तो ये इनकी पुस्तक होगी द फिलोसॉफी ऑफ राइट, जिसमें राजनीतिक चिंतन मिलता है, हीगल के कानून, राजनीति और नैतिकता संबंधी विचार मिलते हैं, नागरिक समाज और राज्य में अंतर इसमें किया है और राज्य को नैतिक सत्ता इसमें बताया है। एक इनकी रचना है, पांचवी रचना है द फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री। द फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री। और एक रचना है इनकी द फिलोसॉफी ऑफ रिलीजन।
द फिलोसॉफी ऑफ रिलीजन। ये इनकी कुछ रचनाएं हैं, तो इन रचनाओं को भी याद करने का प्रयास करना। द फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री, द फिलोसॉफी ऑफ रिलीजन, द फिलोसॉफी ऑफ राइट, साइंस ऑफ लॉजिक, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंसेज, और द फिनोमोलॉजी ऑफ स्पिरिट। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे बात करते हैं, और आगे हम देखते हैं हीगल पर प्रभाव किस किस का पड़ा है। हीगल पर प्रभाव, हीगेल पर प्रभाव, और हीगेल पे प्रभाव की हम बात करें तो हीगेल पर एक तो पड़ा है सुकरात का प्रभाव, सुकरात का, और सुकरात की द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रभाव इन पर पड़ा है। यानी सुकरात से इन्होंने द्वंद्वात्मक पद्धति को ग्रहण किया है, अर्थात सुकरात की द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा अरस्तु की सोदेशात्मक अध्ययन पद्धति का प्रभाव पड़ा है। अध्ययन पद्धति का प्रभाव भी हमें इन पर दिखाई देता है। तो सुकरात के अलावा ये अरस्तु से प्रभावित थे, और अरस्तु की सोदेशात्मक अध्ययन पद्धति का प्रभाव इन पर दिखाई पड़ता है। इसके अलावा ये रूसो से भी प्रभावित थे, और रूसो की वास्तविक इच्छा, सामान्य इच्छा और यथार्थ इच्छा। पहले हम सामान्य इच्छा को लिखते हैं, क्योंकि वास्तविक इच्छा और सामान्य इच्छा से ही यथार्थ इच्छा, सामान्य इच्छा जो है वास्तविक इच्छा और यथार्थ इच्छा से बनती है। यथार्थ इच्छा और फिर वास्तविक सामान्य इच्छा, इसका प्रभाव भी हमें हीगल पर देखने को मिलता है। तो रूसो की वास्तविक इच्छा से, रूसो की यथार्थ इच्छा से और रूसो की सामान्य इच्छा से भी ये प्रभावित था। अब मैंने सुकरात की द्वंद्वात्मक पद्धति पर बात नहीं की, अरस्तु की सोदेशात्मक अध्ययन पद्धति पर बात नहीं की, रूसो की वास्तविक इच्छा, यथार्थ इच्छा और सामान्य इच्छा पर मैंने बात नहीं की है। क्यों नहीं की है? क्योंकि ये सारी की सारी बातें हम पहले पढ़ चुके हैं, सारी की सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। अरस्तु पढ़ा जब हमने सोदेशात्मक अध्ययन पद्धति पढ़ा था, जब प्लेटो पढ़ा था तो सुकरात की द्वंद्वात्मक अध्ययन पद्धति हमने पढ़ा था, और रूसो पढ़ा था तब रूसो की वास्तविक इच्छा, यथार्थ इच्छा और सामान्य इच्छा हमने पढ़ा था। इसलिए मैं इन पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। आपको कन्फ्यूज है तो आपको रिपीट जाना पड़ेगा, अरस्तु, प्लेटो और रूसो को देखना पड़ेगा। तो सुकरात की द्वंद्वात्मक पद्धति, अरस्तु की सोदेशात्मक अध्ययन पद्धति और रूसो की वास्तविक इच्छा, यथार्थ इच्छा और सामान्य इच्छा से प्रभावित थे। इसके अलावा इमानुअल कांट के तर्कवाद और बुद्धिवाद से भी ये प्रभावित थे। इसके अलावा इमानुअल कांट के तर्कवाद और बुद्धिवाद से प्रभावित थे। इमैनुअल कांट के तर्कवाद और बुद्धिवाद से भी ये प्रभावित थे। इसी के साथ अरस्तु और रूसो के तरह, अरस्तु और रूसो की तरह इन्होंने भी स्त्री पुरुष को समान नहीं माना है। तो हीगल ने अरस्तु व रूसो की तरह, अरस्तु व रूसो की तरह स्त्री व पुरुष को समान नहीं माना है, पुरुष को समान नहीं माना है। तो जिस तरह अरस्तु ने स्त्री पुरुष की समानता को नहीं माना है, रूसो ने भी नहीं माना है, तो इन्होंने भी नहीं माना है, और ये कहते हैं कि स्त्री में विवेक का अभाव पाया जाता है। हीगल का क्या मानना है कि जो स्त्री है उस स्त्री में विवेक का अभाव पाया जाता है, विवेक नहीं होता है स्त्री में, विवेक का अभाव होता है। ऐसा मानना है किसका? हीगेल का मानना है। तो हीगेल के अनुसार महिलाओं में या स्त्रियों में विवेक का अभाव पाया जाता है।
अब हम हीगल के आदर्शवाद पर बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने पहले बात की कि हीगल था वो आदर्शवादी विचारक था। आदर्शवाद का पोप इनको कहा जाता है, जर्मनी के प्रसिद्ध आदर्शवादी थे। तो हीगल का आदर्शवाद क्या है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। हीगल का आदर्शवाद, हीगल का आदर्शवाद, और आदर्शवाद की हम बात करें तो हीगल का जो आदर्शवाद है इसको सामान्यतः निरपेक्ष आदर्शवाद कहा जाता है। हीगल के आदर्शवाद को सामान्यतः कौन सा आदर्शवाद कहा जाता है या माना जाता है? निरपेक्ष आदर्शवाद माना जाता है। और निरपेक्ष आदर्शवाद का मतलब है कि किसी के सापेक्ष न होना, किसी के सापेक्ष न होना उसको कहते हैं निरपेक्ष। जिनका आदर्शवाद है वो किसी के भी सापेक्ष नहीं है बल्कि निरपेक्ष है। और इनके आदर्शवाद से संबंधित जो सिद्धांत हैं उनकी बात करें, आदर्शवाद से संबंधित जो प्रमुख सिद्धांत हैं उनकी बात करें तो पहला सिद्धांत है द्वंद्ववाद। द्वंद्वात्मक पद्धति पर अलग से चर्चा हम करेंगे, तो थोड़ा सा इसको समझते हैं। ये आदर्शवाद से संबंधित बातें आ गई, द्वंद्ववाद है क्या। तो हीगल कहता है कि विचारों या चेतना के आपसी अंतर विरोध द्वारा, विचारों या चेतना के आपसी अंतर विरोध के द्वारा इतिहास गति करता है, इतिहास का विकास होता है। तो द्वंद्ववाद का मतलब है, तीन शब्द हैं द्वंद्ववाद में, हमने कार्ल मार्क्स पढ़ा तब ये चीजें समझी थी। वाद, प्रतिवाद और संवाद। सबसे पहले मौलिक तत्व होता है वाद, फिर उसका विपरीत तत्व पैदा होता है जिसको प्रतिवाद कहते हैं, और फिर उन दोनों के मेल से सामंजस्य से एक नई वस्तु पैदा होती है जिसको संवाद कहते हैं। ये बातें हमने कार्ल मार्क्स जब पढ़ा था तब ये समझी थी हमने। तो ये कहते हैं कि जो वाद प्रतिवाद और संवाद होता है ये विचारों में होता है, चेतना में होता है। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था कि वाद प्रतिवाद और संवाद है वो भौतिक पदार्थों में होता है, लेकिन इनका क्या मानना है कि विचारों में होता है, विचारों व चेतना में होता है, विचारों या चेतना में होता है। और विचारों और चेतना में जो ये वाद प्रतिवाद और संवाद होता है वो उसी में आंतरिक होता है, आंतरिक रूप से होता है, अंतर विरोध होता है उसी में, कोई बाह्य चीज की आवश्यकता नहीं होती है बल्कि अंतर विरोध होता है। और इसी कारण इनको क्या कहा जाता है, इनके आदर्शवाद को निरपेक्ष आदर्शवाद कहा जाता है। विचारों व चेतना में अंतर विरोध, विचारों और चेतना में अंतर विरोध द्वारा इतिहास आगे गति करता है। विचारों व चेतना में अंतर विरोध द्वारा इतिहास क्या करता है, आगे गति करता है। ठीक है। और ये कहते हैं कि जो इतिहास का प्रेरक तत्व है, इन्होंने इस बात को समझा कि जो इतिहास का विकास हुआ है, प्राचीन से वर्तमान तक का जो इतिहास का विकास है ये द्वंद्ववाद का परिणाम है। और ये जो द्वंद्ववाद हुआ है ये विचारों में हुआ है, चेतना में हुआ है। अर्थात विचार और चेतना के द्वंद्ववाद से ही इतिहास का विकास हुआ है, इतिहास में गति हुई है, इतिहास में नए नए युग आए हैं, इतिहास में नई नई वस्तुएं आई है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि चेतना ही, इनके अनुसार चेतना ही इतिहास का वास्तविक प्रेरक है, चेतना ही इतिहास का वास्तविक प्रेरक है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि इतिहास का वास्तविक प्रेरक क्या है? हीगल के अनुसार चेतना है। इतिहास की गति किस के कारण होती है? तो चेतना विचारों में द्वंद्ववाद के कारण होती है। दूसरा इनका आदर्शवाद से संबंधित जो सिद्धांत है वो है विश्व में विवेक का विकास। विश्व में विवेक का विकास। इन्होंने बात कही कि विश्व में जो भी गति हुई है, विकास हुआ है, प्रगति हुई है,
वो मानव के विवेक या तर्क के कारण हुई है। अर्थात जो विकास हुआ है वो मानव के विवेक और तर्क के कारण हुआ है। विश्व में जितना भी विकास हुआ है वो किस कारण हुआ है? मानव के विवेक और तर्क के कारण हुआ है। विश्व में गति, विकास या प्रगति मानव विवेक या तर्क के कारण हुई है। विश्व में गति, विकास और प्रगति है वो मानव विवेक या तर्क के कारण हुई है। ठीक है। अगला जो इनका सिद्धांत है वो है आत्मपूर्णता का सिद्धांत। आत्मपूर्णता का सिद्धांत। और इसमें यह बताया कि प्रत्येक जो विचार है वो गति करते हुए अपनी पूर्णता या सर्वोच्चता पर पहुंचता है। प्रत्येक विचार गति करते हुए अपनी पूर्णता या सर्वोच्चता पर पहुंचता है। सर्वोच्चता पर पहुंचता है यानी प्रत्येक विचार चेतना तत्व है वो अपने आप गति करता है। उसमें जो गति की प्रक्रिया है वो स्वयं होती है। उसमें स्वयं में अंतर्विरोध होता है, विचारों का अंतर्विरोध होता है, वाद विवाद और प्रतिवाद होता है। और वाद प्रतिवाद और संवाद होता है। वाद प्रतिवाद और संवाद की वजह से प्रत्येक जो पहले का विचार जो नवीन विचार बना है उस पहले के विचार से नवीन विचार है वो उन्नत होता है। और वो उन्नत होता जाता है, उन्नत होता जाता है। और उन्नत होता हुआ एक स्थिति ऐसी आती है जब वो पूर्णता या सर्वोच्चता को प्राप्त करता है, अर्थात अंतिम सत्य को प्राप्त करता है। तो तीन सिद्धांत हो गए इनके आदर्शवाद से संबंधित। द्वंद्ववाद, विवेक, विश्व में विवेक का विकास और आत्मपूर्णता का सिद्धांत। और इनका आदर्शवाद कैसा है? इनका आदर्शवाद है निरपेक्ष आदर्शवाद है इनका आदर्शवाद। अब हम हीगेल की द्वंद्वात्मक पद्धति को समझते हैं। कुछ बातें तो हमने समझ ली, अब थोड़ा सा इसको विस्तार से समझते हैं। हीगेल की द्वंद्वात्मक पद्धति। हीगेल की द्वंद्वात्मक पद्धति। हीगेल ने जो द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रणेता माना है वो सुकरात को माना है। अर्थात वैसे सामान्यतः द्वंद्वात्मक पद्धति को हीगल से जोड़ दिया जाता है, लेकिन हीगल ने स्वयं द्वंद्वात्मक पद्धति का जनक स्वयं को नहीं माना है, बल्कि किसको माना है? सुकरात को माना है। तो हीगल ने द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रणेता किसे माना है? सुकरात को माना है। प्रणेता किसे माना है? सुकरात को माना है। ठीक है। पहली बात कि द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रणेता हीगल द्वारा किसको माना गया? तो सुकरात को माना गया है। हीगल का जो द्वंद्ववाद है ये आदर्शवाद द्वंद्ववाद है। आदर्शवाद द्वंद्ववाद है। हीगल का द्वंद्ववाद कैसा है? आदर्शवाद द्वंद्ववाद है। कार्ल मार्क्स की भी हमने चर्चा की थी, और कार्ल मार्क्स का जो द्वंद्ववाद है ये भौतिकवाद द्वंद्ववाद है। भौतिक द्वंद्ववाद है। हीगल का द्वंद्ववाद तो आदर्शवादी द्वंद्ववाद, और कार्ल मार्क्स का द्वंद्ववाद भौतिक द्वंद्ववाद। ये आदर्शवाद द्वंद्ववाद है क्या, इसको हम समझें। आदर्शवादी जो द्वंद्ववाद है ये विचार या चेतना को सृष्टि का सार तत्व मानता है।
इसमें सृष्टि का सारव तत्व किसे माना जाता है? सृष्टि का सार तत्व चेतना या विचार या प्रत्यय, आइडिया। चेतना, विचार या प्रत्यय अर्थात आइडिया को माना जाता है। और इसी प्रत्यय, विचार या चेतना से प्रत्ययवाद या आदर्शवाद का जन्म हुआ है। इसी प्रत्यय, विचार या चेतना से किसका जन्म हुआ है? इसी प्रत्यय, विचार अर्थात आइडिया से जन्म हुआ है प्रत्ययवाद का। प्रत्ययवाद का या आदर्शवाद का जन्म हुआ है, अर्थात आइडियलिज्म का जन्म हुआ है। आइडियलिज्म का जन्म हुआ है। तो आदर्शवादी जो द्वंद्ववाद है वो विचार प्रत्यय को सृष्टि का केंद्र बिंदु या सार तत्व मानता है, अर्थात सृष्टि में या इतिहास में जो भी विकास हुआ है वो चेतना, विचार या प्रत्यय की वजह से हुआ है। अर्थात हीगल ने जो विकास या गति का कारण माना है वो विचार या में द्वंद्व को माना है। तो हीगल ने इतिहास में जो गति और विकास का कारण माना है, इतिहास में गति या विकास का कारण माना है विचारों में द्वंद्व को, विचारों या प्रत्यय में द्वंद्व को। यानी विचारों में द्वंद्व अर्थात वाद, प्रतिवाद, संवाद। वहीं कार्ल मार्क्स के अनुसार हम बात करें तो कार्ल मार्क्स ने जो इतिहास में गति का कारण माना है वो भौतिक पदार्थों में द्वंद्व को माना है। कार्ल मार्क्स ने इतिहास में गति का कारण किसको माना है? भौतिक पदार्थों में द्वंद्व को माना है। भौतिक पदार्थों में द्वंद्व को माना है। भौतिक पदार्थों में द्वंद्व को माना है। और इसी कारण हीगल को तो कहा, हीगल के द्वंद्ववाद को तो आदर्शवादी द्वंद्ववाद या चैतन्यवाद द्वंद्ववाद या प्रत्ययवाद द्वंद्ववाद कहा जाता है। और कार्ल मार्क्स के द्वंद्ववाद को भौतिकवादी द्वंद्ववाद भी कहा जाता है, क्योंकि कार्ल मार्क्स इतिहास की में गति का कारण भौतिक पदार्थों में द्वंद्व को मानता है। अर्थात जो भी भौतिक पदार्थ हैं उनमें वाद होता है, प्रतिवाद होता है, संवाद होता है, फिर संवाद वापस से वाद बन जाता है, प्रक्रिया चलती रहती है। इस तरह विकास, इतिहास है विकास की गति की ओर बढ़ता है। लेकिन हीगल का मानना है कि इतिहास में गति या विकास का कारण है वो विचारों में द्वंद्व है, अर्थात विचारों में वाद, प्रतिवाद और संवाद पैदा होता है, संवाद फिर से वाद बन जाता है। इस तरह विकास अपने इतिहास विकास की गति पर आगे बढ़ता है। हीगल कहता है कि जो सभ्यता का विकास हुआ है, मानव सभ्यता का जो विकास हुआ है, ये सीधी रेखा में नहीं हुआ है। मानव सभ्यता का जो विकास हुआ है वो सीधी रेखा में नहीं हुआ है, बल्कि टेढ़ा मेढ़ा हुआ है या टेढ़ी मेढ़ी रेखा में हुआ है, बल्कि टेढ़ा मेढ़ा विकास हुआ है। तो हीगल के अनुसार मानव सभ्यता का विकास हुआ है वो टेढ़ी मेढ़ी रेखा में हुआ है, या मानव सभ्यता के विकास का जो मार्ग है वो टेढ़ा मेढ़ा है, सर्पिलाकार है। जिस तरह सर्प टेढ़ा मेढ़ा होता है, इसी तरह विकास का मार्ग भी, मानव सभ्यता के विकास का मार्ग भी कैसा है? टेढ़ा मेढ़ा है, एक सीधी रेखा में नहीं है, क्योंकि विकास में उतार चढ़ाव आते हैं। कभी विकास ज़्यादा होता है तो कभी कम होता है। तो ये उतार चढ़ाव होने के कारण ही टेढ़ा मेढ़ा विकास होता है। अर्थात जिस तरह जब एक जहाज चल रहा होता है समुद्र में, और समुद्र में जब तूफान आ जाता है तो जहाज जो लहराता हुआ चलता है, टेढ़ा मेढ़ा मार्ग का अनुसरण करता हुआ चलता है, उसी तरह मानव सभ्यता का विकास भी टेढ़ा मेढ़ा हुआ है। हीगल कहता है कि विश्व में कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है। हीगल का मानना है कि विश्व में कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, अर्थात प्रत्येक वस्तु क्या है? परिवर्तनशील है।
प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है, गतिशील प्रक्रिया है। विश्व की कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, प्रत्येक वस्तु गतिशील है, परिवर्तनशील है, अर्थात प्रत्येक वस्तु क्या है, एक गतिशील प्रक्रिया है। प्रत्येक वस्तु हीगल की दृष्टि में गतिशील प्रक्रिया है। इसलिए विश्व का अध्ययन भी सदैव विकासवादी दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। इसलिए कार्ल मार्क्स ने क्या कहा कि हीगल की बात चल रही है, विश्व का जो अध्ययन किया जाए वो कैसा होना चाहिए, विश्व का अध्ययन विकासवादी दृष्टिकोण से होना चाहिए। क्योंकि कोई भी वस्तु स्थिर है ही नहीं, सारी की सारी गतिशील हैं, सारी की सारी वस्तुएं विकास की ओर बढ़ती रहती हैं, निम्न से उच्च कोटि की ओर बढ़ती रहती हैं। अब निम्न से उच्च कोटि की ओर प्रत्येक वस्तु बढ़ती है, प्रत्येक वस्तु गतिशील प्रक्रिया है। तो इसलिए विश्व का अध्ययन भी हमें विकासवादी दृष्टिकोण से करना चाहिए। तो हीगल ने विश्व का अध्ययन कैसे करने पर बल दिया है, विकासवादी दृष्टिकोण से करने पर बल दिया है। और हीगल कहता है कि इतिहास और प्रत्येक सामाजिक और राजनीतिक चिंतन विकासमान है। हीगल का मानना है कि इतिहास व प्रत्येक सामाजिक राजनीतिक चिंतन विकासमान है। इतिहास में प्रत्येक सामाजिक राजनीतिक चिंतन कैसा है, विकासमान है। और यार अर्थात विकास होता रहता है इतिहास में, सामाजिक राजनीतिक चिंतन में। और इस विकास का जो कारण है वो चेतना है। इस विकास का कारण क्या है, चेतना या विवेक या विचार है। चेतना, विवेक या विचार है। चेतना है, विवेक है या विचार है। और ये जो विकासवादी प्रक्रिया है, इसी को हीगल ने क्या कहा है, द्वंद्ववादी प्रक्रिया कहा है। इस विकासवादी प्रक्रिया को हीगल ने क्या कहा है, द्वंद्ववादी प्रक्रिया कहा है। अर्थात इतिहास में जो विकास हो रहा है उस इतिहास की विकासवादी प्रक्रिया को ही हीगल के द्वारा क्या कहा गया, द्वंद्ववादी प्रक्रिया कहा गया। इसको हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे हीगल ने बताया है कि प्रत्येक जो वस्तु होती है वो सबसे पहले अपने मौलिक रूप में होती है। कोई भी वस्तु होती है वो सर्वप्रथम अपने मौलिक रूप में होती है। सर्वप्रथम किस में होती है, अपने मौलिक रूप में होती है। और वस्तु का ये जो मौलिक रूप है ये वाद होता है। वस्तु का ये मौलिक रूप क्या होता है, वाद होता है। फिर वस्तु में विकास होता है। भाई हीगल ने अभी हम बात कर रहे थे कि हीगल ने कहा कि प्रत्येक वस्तु स्थिर नहीं है बल्कि गतिशील है, प्रत्येक वस्तु में विकास होता है। अब विकास होने के कारण जो वे वस्तु थी धीरे धीरे विकसित होती है, इसके गुणों में परिवर्तन होता जाता है। और एक स्थिति ऐसी आती है विकसित होते हुए कि ये वस्तु थी ये अपने मौलिक रूप से बिल्कुल बदल जाती है या विपरीत हो जाती है। वस्तु मौलिक रूप से विपरीत हो जाती है और इसको कहा है विपरीत रूप, वस्तु का विपरीत रूप। और इसको हम कह सकते हैं प्रतिवाद है ये वस्तु का। विकास से धीरे धीरे वस्तु का रूप बदला और मौलिक रूप से ठीक विपरीत उसमें गुण आ गए। जो विपरीत वस्तु है, विपरीत वस्तु कहा जिसको हीगल ने, और जिसको संवाद प्रतिवाद कहा जाता है। तो सबसे पहले वस्तु अपने मौलिक रूप में वाद, फिर उसमें परिवर्तन आया, विकास हुआ, मौलिक रूप से ठीक उल्टे गुण हो गए यानी वो प्रतिवाद हो गया, वस्तु का विपरीत रूप है। बाद में मौलिक वस्तु और ये जो विपरीत वस्तु है ये मिलती है और इनके सामंजस्य से एक नई वस्तु का निर्माण होता है। मौलिक वस्तु और विपरीत वस्तु ये आपस में मिलती है, अर्थात वाद प्रतिवाद आपस में मिलता है। और जब ये मिलती हैं तो एक नई, इनके सामंजस्य से एक नई वस्तु का जन्म होता है। सामंजस्य से नई वस्तु का जन्म होता है और जिसको कहा जाता है संवाद।
और ये जो नई वस्तु जन्मी है ये वाद और संवाद दोनों से अलग है। वाद और संवाद, वाद और प्रतिवाद, संवाद तो खुद है, वाद और प्रतिवाद दोनों से अलग है और दोनों से उन्नत है। दोनों से उन्नत है, दोनों से अलग भी है, दोनों से उन्नत भी है। वाद से उन्नत था प्रतिवाद, और वाद और प्रतिवाद का समन्वय हुआ, उससे संवाद जन्मा, एक नई वस्तु जन्मी। और ये जो नई वस्तु है अपनी मूल वस्तु से उन्नत है, उसमें ज़्यादा गुण है या उन्नति की ओर है। फिर बाद में ये भी स्थायी नहीं रहेगी, ये जो संवाद बना है ये संवाद भी स्थायी नहीं रहेगा, यानी जो नई वस्तु बनी है ये भी स्थायी नहीं होगा। कुछ दिनों में ये जो नई वस्तु है ये क्या बन जाएगी, वाद बन जाएगा। यानी ये नई वस्तु है, इसको कुछ दिन बाद में वस्तु का मौलिक रूप मान लिया जाएगा, अर्थात वाद होगा। फिर इस वाद में से प्रतिवाद का जन्म होगा, अर्थात मौलिक वस्तु से एक विपरीत वस्तु पैदा होगी, और फिर दोनों के संयोग से संवाद पैदा हो जाएगा, नई वस्तु पैदा हो जाएगी। और वो नई वस्तु भी अपनी पहले वाली वस्तु से क्या होगी, उन्नत होगी, उच्च गुणों वाली होगी। इस तरह प्रत्येक वस्तु का विकास होता रहता है। प्रत्येक जो नवीन वस्तु बनती है संवाद के रूप में, वो अपनी पुरानी वस्तु से क्या होती है, उन्नतशील होती है। और ये प्रक्रिया चलती रहती है, चलती रहती है, और जब तक चलती रहती है जब तक कि अंतिम सत्य तक नहीं पहुंचा जाए। अंतिम सत्य पर पहुंचकर या सर्वोच्चता पर पहुंचती है वस्तु इसी विकास की प्रक्रिया के माध्यम से। इसको हम दूसरे उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि हमारे मन या मस्तिष्क में या आत्मा में एक विचार पैदा होता है, कोई भी एक विचार पैदा होता है, और ये जो विचार पैदा हुआ है ये क्या है, वाद है। एक विचार पैदा हुआ, ये वाद है। फिर धीरे कुछ दिनों बाद में या कुछ समय बाद में इस वाद का के विपरीत एक और विचार पैदा होता है। मन या मस्तिष्क में एक अन्य विचार पैदा होता है, और ये जो अन्य विचार पैदा हुआ है ये वाद या जो मूल विचार था उसका ठीक विपरीत है। ये मूल विचार का ठीक विपरीत विचार है, और ये क्या होगा, प्रतिवाद होगा। ये क्या होगा, प्रतिवाद होगा। और मूल विचार जो वाद था और विपरीत विचार प्रतिवाद वापस में मिलेंगे, और इनके सामंजस्य से एक नए विचार का जन्म होगा, एक नए विचार का जन्म होगा। और जो पहले वाले दोनों विचारों से क्या होंगे, उन्नत विचार होगा। पहले वाले विचारों से उन्नत विचार होगा, और ये क्या होगा, संवाद होगा। इस तरह विचारों में वाद, प्रतिवाद और संवाद चलता है। प्रत्येक जो प्रारंभिक विचार है उससे अगला विचार उन्नत होता है। ये प्रक्रिया चलती रहती है, क्योंकि ये जितने भी हैं ये अंतिम सत्य नहीं है, अंतिम सत्य नहीं है, पूर्ण सत्य नहीं है। अंतिम सत्य या पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि पूर्ण सत्य या जो अंतिम सत्य है वो तो स्थायी होता है, परिवर्तनशील नहीं होता है। पूर्ण सत्य तो स्थायी होता है, वह अपरिवर्तनशील होता है। और कोई भी वस्तु पूर्ण सत्य तक पहुंचती नहीं है, इसलिए वो वाद, प्रतिवाद और संवाद के माध्यम से उन्नत होती रहती है। और इस तरह जो वाद, प्रतिवाद और संवाद होता है, इससे प्रत्येक वस्तु अपनी निम्न कोटि से उच्च कोटि की ओर बढ़ती हुई सर्वोच्चता पर पहुंचती है। निम्न कोटि से उच्च कोटि की ओर बढ़ती हुई सर्वोच्चता पर कोई भी वस्तु पहुंचती है। ठीक है। और इस तरह हीगल ने प्रत्येक विकास को जो समझाया है वो त्रिकोणात्मक तर्क के द्वारा समझाया है। किसी भी वस्तु विचार के विकास को कैसा समझाया है, त्रिकोणात्मक पक्ष के द्वारा समझाया है या तर्क के द्वारा समझाया है। वाद का उल्टा प्रतिवाद बनेगा, दोनों के संयोग से एक नया विचार जन्म होगा, संवाद जन्म होगा। हीगल कहता है कि जो विचार हैं यानी जो प्रत्यय है ये वाद होता है,
हीगल के अनुसार विचार क्या होता है? वाद होता है। प्रकृति प्रतिवाद होती है। प्रकृति क्या होती है? प्रतिवाद होती है। और आत्मा क्या होती है? संवाद होती है। आत्मा क्या होती है? संवाद होती है। तो तीनों शब्दों को याद रख लें, सीधा एग्जाम से में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि विचार, वाद, प्रकृति, प्रतिवाद और आत्मा क्या होती है? संवाद होती है। ठीक है, तो इनको याद रखें आप, सीधा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अब हीगल ने जो समाज और राज्य का विकास भी द्वंद्ववादी प्रणाली से बताया है उसको समझ लेते हैं। हीगल द्वारा राज्य व समाज के विकास का द्वंद्वात्मक प्रणाली द्वारा अध्ययन। हीगल द्वारा राज्य व समाज के विकास का द्वंद्वात्मक प्रणाली द्वारा अध्ययन, अर्थात हीगल ने राज्य और समाज का जो विकास बताया है वो द्वंद्वात्मक अध्ययन पद्धति द्वारा बताया है। हीगल की मान्यताएं हैं इस द्वंद्वात्मक अध्ययन पद्धति के संबंध में। हीगल की मान्यता है कि दो तीन मान्यताएं हैं हीगल की। पहली मान्यता है कि चेतन मस्तिष्क की जो सारी गतिविधियां हैं ये द्वंद्वात्मक प्रक्रिया है या द्वंद्वात्मक होती हैं, यानी हमारे चेतन मस्तिष्क की संपूर्ण जो गतिविधियां हैं ये द्वंद्वात्मक होती हैं, यानी वाद, प्रतिवाद और संवाद का परिणाम होती हैं। तो पहली मान्यता तो क्या है कि चेतन मस्तिष्क की संपूर्ण गतिविधियां, चेतन मस्तिष्क की संपूर्ण गतिविधियां द्वंद्वात्मक होती हैं। द्वंद्वात्मक होती हैं। चेतन मस्तिष्क की संपूर्ण गतिविधियां हीगल के अनुसार कैसी होती हैं? द्वंद्वात्मक होती हैं। और दूसरी मान्यता है कि जो यथार्थता है ये स्वयं चेतन मस्तिष्क की एक प्रणाली है। यथार्थता, यथार्थता यानी वास्तविकता जिसको हम देखते हैं, जो हमें दिखाई देता है, ये यथार्थ है। ये पेन मुझे दिख रहा है, यथार्थ है। जो चीजें हम देखते हैं यथार्थ रूप में, यथार्थता, और ये जो यथार्थता है ये भी स्वयं चेतन मस्तिष्क की एक प्रणाली है। यथार्थता क्या है? चेतन मस्तिष्क की एक प्रणाली है। इसका मतलब हुआ कि कोई भी नई वस्तु पैदा होगी तो उसके लिए सबसे पहले हमारे चेतन मस्तिष्क में एक विचार आएगा। चेतन मस्तिष्क में एक विचार आएगा। सबसे पहले हम जो पढ़ते थे एक वाइट बोर्ड पर पढ़ा करते थे, वाइट बोर्ड पर पढ़ा करते थे जिस पर मार्कर से लिखा करते थे। किसी व्यक्ति के दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना इसको हम डिजिटल तरीके से बदलें, जिसमें एक डिजिटल बोर्ड हो और उस पर एक पेन चले, मार्कर की तरह एक पेन चले। तो उसके दिमाग में विचार आया, यानी उसके चेतन मस्तिष्क में विचार आया, द्वंद्व पैदा हुआ, वाद संवाद वाद प्रतिवाद संवाद पैदा हुआ, और धीरे धीरे उसने एक पेन का आविष्कार किया जिससे आज हम वाइट बोर्ड के बजाय डिजिटल बोर्ड पे काम कर रहे हैं। तो ये जो यथार्थता है ये क्या है? चेतन मस्तिष्क की गतिविधि है, ये चेतन मस्तिष्क की प्रणाली है। तीसरी इनकी जो मान्यता है वो ये है कि यथार्थता है वो केवल एक विचार है। यथार्थता केवल एक विचार है। इन विचार आया तभी तो पेन बना, विचार आया तभी तो पेन बना। तो ये यथार्थता क्या है? एक विचार है। और इन्होंने कहा कि जो यथार्थ सत्य है इस यथार्थ सत्य तक आत्मा द्वारा पहुंचा
जाता है या यथार्थ सत्य की प्राप्ति केवल आत्मा से ही हो सकती है। यथार्थ सत्य की प्राप्ति केवल आत्मा से होती है। किससे होती है? आत्मा से होती है। और इस आत्मा का एक बाह्य रूप भी होता है। ये जो आत्मा है, इस आत्मा का क्या होता है? एक बाह्य रूप होता है। आत्मा का एक बाह्य रूप होता है, और ये जो बाह्य रूप होता है ये नैतिक होता है। बाह्य रूप क्या होता है? नैतिक होता है। और ये जो बाह्य रूप, जो नैतिक रूप है, इस नैतिक रूप का प्रतिनिधित्व कौन करता है? राज्य करता है। नैतिक रूप का प्रतिनिधित्व कौन करता है? आई कुछ बातें समझ में? फिर से समझ लीजिए। तो 3 मान्यताएं हैं हीगल की कि चेतन मस्तिष्क की जो संपूर्ण गतिविधियां हैं वो द्वंद्वात्मक होती हैं। कोई भी गतिविधि होगी वो द्वंद्वात्मक तरीके से होगी। और जो यथार्थता है, वास्तविकता है, ये चेतन मस्तिष्क का ही की प्रणाली का एक रूप है। यथार्थता है वो केवल एक विचार है। और जो यथार्थ सत्य है, इसकी प्राप्ति हमें केवल और केवल आत्मा से हो सकती है। और इस आत्मा का एक बाह्य रूप भी होता है। आत्मा का क्या होता है? बाह्य रूप होता है। और ये बाह्य रूप क्या होता है? नैतिक होता है। बाह्य रूप क्या होता है? नैतिक होता है। और आत्मा के इस बाह्य नैतिक रूप का प्रतिनिधित्व कौन करता है? राज्य करता है। क्या बात निकल कर आई इन लाइनों से? कि जो राज्य है वो आत्मा का बाह्य रूप है, आत्मा का बाह्य नैतिक रूप है। राज्य क्या है? आत्मा का बाह्य नैतिक रूप है। समझ गए बात? हीगल कहता है कि जो यूनानी राज्य थे, प्राचीन यूनानी राज्य थे, ये वाद थे। ये क्या थे? वाद थे। इन प्राचीन यूनानी राज्यों के बाद इनकी वजह से एक प्रतिवाद का जन्म हुआ। अर्थात मध्यकाल में जो धर्म राज्य आए, इस यूनानी राज्य के क्या थे? प्रतिवाद थे। वाद और प्रतिवाद के संयोग से जो बनेगा वो राष्ट्रीय राज्य बनेगा। राष्ट्रीय राज्य बनेगा जो संवाद होगा। तो यूनानी राज तो वाद थे, धर्म राज्य जो मध्यकाल में आए वो प्रतिवाद थे, और आधुनिक समय में जो जितने भी राज्य हैं जो राष्ट्रीय राज्य कहलाते हैं, ये क्या है? इन वाद, प्रतिवाद और संवाद का सामंजस्य है। वाद और प्रतिवाद का सामंजस्य है या संवाद है, अर्थात राष्ट्रीय राज्य क्या है? संवाद है। और इसी के संबंध में इन्होंने जर्मनी के एकीकरण की बातें भी की हैं, क्योंकि हीगल के समय जर्मनी का विभाजन था। हीगल के समय जर्मनी का विभाजन था और जर्मनी में राष्ट्रीय भावना लुप्त हो चुकी थी। राष्ट्रीय भावना जर्मनी से लुप्त हो चुकी थी। तो हीगल के समय जर्मनी का विभाजन था, राष्ट्रीय भावना विलुप्त हो चुकी थी। और ये जो जर्मनी का विभाजन था, इसको हीगल ने ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया का प्रतिवाद कहा है। इस जर्मनी के विभाजन को क्या कहा है हीगल ने? ऐतिहासिक प्रक्रिया का प्रतिवाद कहा है। अर्थात पहले जर्मनी एक था तो वाद था, जर्मनी एक था वो वाद था। फिर जर्मनी का विभाजन हुआ, जो हीगल के समय था वो प्रतिवाद था। और बाद में इस वाद और प्रतिवाद के संयोग से एक राष्ट्रीय राज्य का जन्म होगा। राष्ट्रीय राज्य जर्मनी का जन्म होगा, अर्थात जर्मनी का एकीकरण होगा। संपूर्ण जर्मनी में एक राष्ट्रीय राज्य की स्थापना होगी, और वो क्या होगा? संवाद होगा। वो क्या होगा? संवाद होगा। जर्मनी बनेगा और ये क्या होगा? संवाद होगा। जर्मनी के विभाजन को, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जर्मनी के विभाजन को हीगल ने क्या माना है? प्रतिवाद माना है।
ऐतिहासिक विकास में वाद, प्रतिवाद और संवाद है, तो उसको क्या माना है? प्रतिवाद माना है। और जर्मनी का बाद में जब एकीकरण होगा, राष्ट्रीय राज्य की स्थापना होगी, राष्ट्रीय भावनाएं आएंगी लोगों में, तो वो क्या होगा? जर्मनी का संवाद होगा। वो जर्मनी का क्या होगा? संवाद होगा। इसके अलावा हीगल ने ये भी कहा है कि जो कला है, हीगल ने कहा है जो कला है ये वाद होती है। कला क्या होती है? वाद होती है। धर्म संवाद होता है, प्रतिवाद होता है, सॉरी। धर्म क्या होगा? प्रतिवाद होता है। और इस कला और धर्म के समन्वय से एक संवाद का जन्म होता है जो दर्शन होता है। और दर्शन क्या होता है? संवाद होता है। तो कला, वाद, धर्म, प्रतिवाद, और इस कला और धर्म के संयोग से, अर्थात वाद प्रतिवाद के संयोग या सामंजस्य से एक नवीन वस्तु का जन्म हुआ, वो दर्शन है। और दर्शन क्या है? संवाद है। दर्शन क्या है? संवाद है। इस तरह हीगल का जो दर्शन है ये रचनात्मक है। इस हीगल के दर्शन का प्रयोजन रचनात्मक है या उद्देश्य। हीगल के दर्शन का प्रयोजन या उद्देश्य की हम बात करें तो इसका प्रयोजन क्या है? रचनात्मक है। अर्थात इन्होंने इतिहास की जो गति बताई है द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के द्वारा, इसमें प्रत्येक जो प्राचीन वस्तु है उससे जो नवीन वस्तु बनती है वो नवीन वस्तु प्राचीन वस्तु से क्या होती है? उन्नत होती है, रचनात्मक होती है। अर्थात हीगल के दर्शन का प्रयोजन क्या है? रचनात्मक है, क्योंकि एक नवीन वस्तु का जन्म होता है। और जब भी नवीन वस्तु का जन्म होता है तो प्रक्रिया क्या कहलाती है? रचनात्मक कहलाती है। अर्थात इनकी जो द्वंद्वात्मक पद्धति है, इनकी जो द्वंद्वात्मक पद्धति है ये पुनरुद्धार का प्रतीक है। पुनरुद्धार का प्रतीक है। हीगल की जो द्वंद्वात्मक पद्धति है वो किसका प्रतीक है? पुनरुद्धार का प्रतीक है। पुनरुद्धार का प्रतीक है। और इसके संबंध में एक कथन भी है। इस तरह हमने देखा कि हीगल ने जो सबसे ज़्यादा बल दिया है वो राष्ट्रीय राज्य पर बल दिया है। जर्मनी के एकीकरण की बातें हीगल करता है, कहता है कि यूनानी राज थे वो वाद थे, फिर धर्म राज्य आए, प्रतिवाद आए, और राष्ट्रीय राज्य अंतिम होगा जो संवाद होगा। और इसी के संबंध में सेबाइन का कथन भी है कि हीगल ने राष्ट्रीय राज्य को महत्व दिया है। हीगल ने इसी के संबंध में सेबाइन ने लिखा है कि हीगल ने राष्ट्रीय राज्य को महत्व दिया है। हीगल ने राष्ट्रीय राज्य को महत्व दिया है। उसने इतिहास की जो व्याख्या की है, इतिहास की जो व्याख्या की है उसमें मुख्य इकाई व्यक्ति या व्यक्तियों का कोई समुदाय न होकर, कोई समुदाय न होकर राज्य था, राज्य था। तो हीगल ने सेबाइन ने क्या कहा कि हीगल ने किसको महत्व दिया है? राष्ट्रीय राज्य को महत्व दिया है। और इसने जो इतिहास की व्याख्या की है इसमें जो मुख्य इकाई है व्यक्ति नहीं है, ना ही व्यक्तियों का कोई समुदाय है, ना तो व्यक्ति है ना कोई व्यक्तियों का समुदाय है, बल्कि राज्य है मुख्य इकाई। तो इतिहास की जो व्याख्या की है उसमें हीगल ने व्यक्ति को स्थान नहीं दिया है, बल्कि मुख्य इकाई किसको माना है? राज्य को माना है। अर्थात निर्वैयक्तिक विकास की बातें हीगल करता है। इस तरह हीगल का जो दर्शन है इसमें दो बातें महत्वपूर्ण हैं। इस तरह हीगल के दर्शन में दो बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो है राष्ट्रीय राज्य, एक तो है राष्ट्रीय राज्य या राष्ट्रीय तत्व,
और दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो है द्वंद्वात्मक पद्धति। हीगल के दर्शन में दो बातें महत्वपूर्ण हैं, राष्ट्रीय राज्य और द्वंद्वात्मक पद्धति। राष्ट्रीय राज्य और द्वंद्वात्मक पद्धति। अब हम बात करते हैं हीगल के अनुसार समाज का विकास। समाज का विकास, हमने टॉपिक शुरू डाला था कि हीगल द्वारा राज्य व समाज के विकास का द्वंद्वात्मक पद्धति द्वारा अध्ययन। तो कुछ बातें तो हमने सामान्य की हैं। अब इसमें सबसे पहले तो हम समझते हैं कि समाज का विकास कैसे हुआ, फिर बाद में समझेंगे राज्य का विकास कैसे हुआ, उत्पत्ति कैसे हुई, ये सब बातें समझेंगे। समाज का विकास की हम बात करें तो हीगल ने जो सामाजिक विकास का जो प्रारंभिक बिंदु माना है वो कुटुंब को माना है, और सामाजिक विकास का जो अंतिम बिंदु माना है वो राज्य को माना है। तो सामाजिक विकास का हीगल के द्वारा जो प्रारंभिक बिंदु माना गया है, सामाजिक विकास का प्रारंभिक बिंदु या प्रथम बिंदु या पहला बिंदु किसको माना है? कुटुंब अर्थात परिवार को। कुटुंब अर्थात परिवार को माना है। और इस सामाजिक विकास का सर्वोच्च रूप या सर्वोच्च बिंदु, सर्वोच्च रूप या सर्वोच्च बिंदु जो माना है हीगल ने, वो माना है राज्य को। वो किसको माना है? राज्य को माना है। वो किसको माना है? सर्वोच्च रूप राज्य, और प्रारंभिक या पहला बिंदु कुटुंब को माना है। अर्थात हीगल ने माना है कि सामाजिक विकास की प्रक्रिया में जो सबसे पहले बनता है, सामाजिक विकास की प्रक्रिया में जो सबसे पहले बनता है या जो मूल रूप है, सामाजिक विकास की प्रक्रिया में जो मूल रूप या सबसे पहला जो रूप है वो परिवार है। वो परिवार है, कुटुंब है। और ये क्या है? वाद है। परिवार क्या है? वाद है। सामाजिक विकास की प्रक्रिया में सबसे पहले या मूल रूप परिवार होता है और परिवारवाद होता है। और ये जो परिवार है इसमें व्यक्ति का नैतिक विकास होता है। इस परिवार में व्यक्ति का नैतिक विकास होता है। उसके बाद में परिवारों के मेल से या कुटुंबों के मेल से समाज बन जाता है। उसके बाद में समाज बन जाता है, और इस समाज का जो निर्माण होता है ये परिवारों या कुटुंबों के मेल से होता है। यानी कुछ परिवार मिलकर या कुटुंब मिलकर समाज का निर्माण कर देते हैं, और इस समाज क्या है? प्रतिवाद है। समाज क्या है? प्रतिवाद है। परिवारवाद था, समाज प्रतिवाद है। और इस समाज में अशांति है, इस समाज में अव्यवस्था है, इस समाज में अत्याचार है। समाज में अव्यवस्था, अशांति और अत्याचार होता है। और अव्यवस्था, अशांति और अत्याचार होने के कारण जो परिवार में व्यक्ति का नैतिक विकास हो रहा था, उस नैतिक विकास यहाँ क्या हो जाता है? अवरुद्ध हो जाता है। नैतिक विकास व्यक्ति का क्या हो जाता है? समाज में अवरुद्ध हो जाता है। तो परिवारों या कुटुंबों के मेल से समाज बनता है। समाज प्रतिवाद है। इस समाज में अशांति, अव्यवस्था और अत्याचार होता है, और इस कारण व्यक्ति का जो नैतिक विकास है वो रुक जाता है या अवरुद्ध हो जाता है। और इसी कारण शांति की स्थापना के लिए या शांतिमय वातावरण की स्थापना के लिए, जिसमें अराजकता न हो, अव्यवस्था ना हो, अशांति ना हो, राज्य का निर्माण होता है। शांतिमय वातावरण की स्थापना के लिए किसका निर्माण हो जाता है? स्थापना के लिए
राज्य का निर्माण होता है, राज्य का निर्माण होता है। और ये जो राज्य है ये क्या है? संवाद है। राज्य क्या है? संवाद है। परिवारवाद था, समाज प्रतिवाद था, और परिवार और समाजवाद और प्रतिवाद के सामंजस्य से संवाद रूपी राज्य का जन्म होता है। तो राज्य क्या है? संवाद है। ये जो राज्य है मनुष्य के विवेक का परिणाम है, क्योंकि मनुष्य ने अपने विवेक का प्रयोग किया, अपनी चेतना का प्रयोग किया, अपनी आत्मा के विचारों से इस बात को समझा कि एक राज्य बनाया जाए और जो समाज में शांति की स्थापना करेगा, व्यवस्था की स्थापना करेगा, अत्याचार को समाप्त करेगा, अराजकता को समाप्त करेगा। तो ये विवेक का परिणाम है, विवेक का परिणाम है। तो राज्य क्या है? विवेक का परिणाम है, संवाद है। अब ये भी बात ध्यान रखें कि जो संघर्ष है इस राज्य में भी होता है, इन मनुष्य जीवन के लिए संघर्ष इस राज्य में भी करता है। जिस तरह समाज में कर रहा था, जिस तरह परिवार में कर रहा था, उसी तरह राज्य में भी, उसी तरह राज्य में भी व्यक्ति जीवन के लिए संघर्ष करता है। राज्य में भी व्यक्ति जीवन के लिए संघर्ष करता है। लेकिन ये जो संघर्ष है ये परिवार की तरह विनाशक नहीं है, समाज की तरह विनाशक नहीं है, बल्कि ये जो संघर्ष है ये रचनात्मक है। ये संघर्ष कैसा है? रचनात्मक है, अर्थात इस संघर्ष से व्यक्ति का विकास होता है। राज्य में जो जीवन के लिए व्यक्ति संघर्ष करता है वो संघर्ष रचनात्मक होता है, जिससे व्यक्ति के जीवन का विकास होता है, जिससे व्यक्ति के जीवन का विकास होता है। रचनात्मक भी कह सकते हैं हम इसको, सृजनात्मक भी कह सकते हैं, रचनात्मक भी कह सकते हैं, सृजनात्मक भी कह सकते हैं। दुर्गा कुमारी जी, गुड मॉर्निंग। इसके अलावा जो द्वंद्ववाद की प्रणाली है, इस द्वंद्ववाद की प्रणाली को हीगल ने शासन रूप पर भी लागू किया है। तो ध्यान रखने की बात है कि जो द्वंद्वात्मक प्रणाली है, इस द्वंद्वात्मक प्रणाली को हीगल ने शासन रूप पर भी लागू किया है। शासन रूपों पर भी लागू हीगल ने द्वंद्वात्मक प्रणाली को लागू किया है। हीगल कहता है कि सबसे पहले निरंकुश तंत्र था, निरंकुश तंत्र था, ये वाद था, निरंकुश तंत्र वाद था। इस निरंकुश तंत्र के जो वाद था, इस वाद के ठीक विपरीत गुण वाला प्रजातंत्र पैदा हुआ, यानी प्रजातंत्र आया जो प्रतिवाद था। जो क्या था? प्रतिवाद था। निरंकुश तंत्र वाद था, उससे एक प्रतिवाद पैदा हुआ, प्रजातंत्र। और इन दोनों के संयोग या सामंजस्य से, इन दोनों के सामंजस्य से संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना होती है। और ये संवैधानिक राजतंत्र क्या है? संवाद है, या वाद प्रतिवाद का सामंजस्य है। तो शासन तंत्र पर भी इसको लागू किया है कि निरंकुश तंत्र वाद था, प्रजातंत्र प्रतिवाद था, और संवैधानिक राजतंत्र संवाद था, संवाद है। इस तरह हमने देखा कि हीगल के सामाजिक और राजनीतिक चिंतन का जो केंद्र है वो है इतिहास का अध्ययन, या इतिहास का अन्य समाज शास्त्रों से संबंध है। तो हीगल के राजनीतिक व सामाजिक चिंतन का केंद्र बिंदु, सामाजिक चिंतन का केंद्र बिंदु की हम बात करें तो केंद्र बिंदु है इतिहास व इतिहास का अन्य शास्त्रों से संबंधों का अध्ययन।
इतिहास व इतिहास का अन्य शास्त्रों से संबंधों का अध्ययन। और इन्होंने कहा कि इतिहास के अध्ययन के लिए एक उपकरण की आवश्यकता होती है। इन्होंने कहा कि इतिहास के अध्ययन के लिए एक उपकरण की आवश्यकता होती है। और ये उपकरण क्या है? ये उपकरण है द्वंद्वात्मक पद्धति। द्वंद्वात्मक पद्धति है। तो द्वंद्वात्मक पद्धति को हीगल ने इतिहास के अध्ययन का एक उपकरण माना है। द्वंद्वात्मक पद्धति को हीगल ने इतिहास के अध्ययन का क्या माना है? एक उपकरण माना है। डॉक्टर ई फ्रोलोव ने द्वंद्वात्मक पद्धति को हीगल के दर्शन की मुख्य या अमूल उपलब्धि कहा है। तो एक विचारक हैं डॉक्टर ई फ्रोलोव। डॉक्टर ई फ्रोलोव। और डॉक्टर ई फ्रोलोव की बात करें तो इन्होंने, डॉक्टर ई फ्रोलोव ने द्वंद्वात्मक पद्धति को हीगल के दर्शन की अमूल्य उपलब्धि माना है। डॉक्टर ई फ्रोलोव ने द्वंद्वात्मक पद्धति को हीगल के दर्शन की अमूल्य उपलब्धि माना है। तो ये हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति हुई जिसमें हमने समाज के विकास को समझा। अब नेक्स्ट क्लास में हम राज्य की उत्पत्ति, प्रकृति आदि के बारे में चर्चा करेंगे। अन्य विचारों के बारे में चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में हमने हीगल का जीवन परिचय समझा, उसके बाद में हीगल की रचनाओं पर बात की, फिर हीगल पर प्रभाव किस किस का पड़ा इस पर हमने बातें की, हीगल के आदर्शवाद को समझा, फिर हीगल के द्वंद्वात्मक पद्धति को हमने समझा। यहाँ तक किसी को भी दिक्कत है तो